एक बात कहूं, हमें ऐसा लगता है इन लोगों के लिए लगान माफी सिर्फ अब के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। हम यही सोच रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए लगान कोई नई बात थोड़ी है। बरसों से यही चल रहा है। जो है सो है, अब उसमें हम नहीं बदलाव ला सकते। क्यों बदला नहीं जा सकता? मतलब ठान लिया तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वराज के नियमों के अनुसार अगर लगान वसूल किया तो लगान भी मिलेगा और किसानों के सर का भार भी कम होगा। यहाँ अब हर कोई कानून बनाने लग गया है। हाँ, कानून है, लेकिन हमारे फायदे के लिए। अगर इन नियमों का फायदा किसानों को ना मिले तो फिर उनका उपयोग क्या है? ये बात तो है कि रानी माँ ने और पिताश्री ने मिलकर बहुत सोच समझकर ये नियम बनाए हैं। किसान स्वराज्य की बुनियाद है और वो मजबूती से रहना चाहिए। और वो कैसे? अगर किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई तो उस साल कोई लगान नहीं लेंगे, और अगर दूसरे साल अच्छी फसल आई तो दुगना लगान देंगे और सारा चुका देंगे। और यहाँ किसानों को डरा कर लगान वसूल किया जाता है। परंतु ये तो दंडनीय है। मुगल शासन और स्वराज में अंतर क्या है फिर? लेकिन बहना, इतना बड़ा स्वराज्य है तो फिर थोड़ा इधर उधर ऊंच नीच होगी ही ना। जो बोएगा वो खाएगा कहा जाता है ना। भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी बात है ना, किसानों की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का क्या? वो अपना पेट कैसे भरेंगे? मतलब उनकी मनचाही गलतियों को आप अनदेखा करेंगे, यही कहना चाहते हैं ना? ऐसा थोड़ी ना कहा हमने। अन्याय करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेवजह सारी व्यवस्था मत बदलिए। हड़बड़ी मच जाएगी उससे। और जीजा जी, अब अगर बात चल ही गई है तो वतनदारी का कुछ कीजिए। बहुत से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये स्वराज है, सभी के लिए नियम समान है। यहाँ कोई मनसबदार नहीं है, वतनदार नहीं है। वतनदार नहीं मतलब? ये आप बताने वाले कौन हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। मैंने सिर्फ आपको स्वराज्य के उसूल समझाए हैं। मुझे कोई भी होशियारी ना सिखाए। गणोजी राव। युवराज, अगर हमसे गलती हो रही होगी तो आप बताइए हमें, लेकिन देखिए, गलतियां हमसे हुई है। भैया, भोजन तैयार है और हम यहाँ बातचीत में उलझे हुए हैं। भोजन के लिए चलिए ना। आपके पसंद के मोदक बनाए हैं। युवराज, आप भैया को लेकर आइए। नहीं, फिर कभी आएंगे। घर में इंतजार हो रहा होगा। युवराज, हमें भी आज्ञा दीजिए, चलता हूं मैं। चलता हूं, आज्ञा दीजिए। आज्ञा हो तो एक बात बतानी थी। कैसी आज्ञा? हम समझे नहीं। बात यह है कि राजाराम राजा बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए। उनका अभ्यास अच्छा है, वो चतुर हैं, होशियार हैं और मोहक भी हैं। मुख्य बात यह है कि वो हर किसी को अच्छे लगते हैं। हाँ तो आप कह रहे हैं वो सारी बातें उनमें हैं। आंखें बंद कर लीजिए तो बिल्कुल महाराज जी की तरह दिखते हैं। और कितने शांति प्रिय हैं, चिल्लाते नहीं, गुस्सा नहीं करते। पंत, आपने गौर किया है, बाल राजा को देखते हैं तो मन तृप्त हो जाता है। जी हाँ, और युवराज होते हुए भी कितने विनम्र हैं। और इसमें भी आपकी मेहनत का ही नतीजा दिखता है महारानी जी। अजी, हमें तो रह रह के लगता है महारानी जी ने युवराज को नहीं, प्रति महाराज को जन्म दिया है। अब कहाँ है वो? पढ़ाई करने बैठे हैं। आगरा से महाराज का भेजा हुआ खत पढ़ रहे हैं। कल महाराज के लिखे राजपूतों को भेजा हुआ खत वो समझ रहे थे। बुधभूषण भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इस उम्र में कितना उत्साह है उनमें। इसीलिए तो आज्ञा लेने आए थे। आज्ञा? कौन सी आज्ञा? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बाल राजा अब कचहरी में आए, वहाँ न्यायदान करेंगे। न्यायदान? अरे वे बच्चे हैं अभी। लीजिए मोरो पंत। अजय महारानी जी, बाल राजा के उम्र के थे तब शंभू राजा ने कालोजी को न्याय दिया था। उसके हाथ में तलवार दी थी। हाँ बिल्कुल,
और रानी माँ ने उनकी कितनी प्रशंसा भी की थी। अजी, रानी माँ की बात ही अलग थी। वो हमेशा शंभू राजा को आगे करती थी, इसीलिए उनमें हिम्मत आई है, इसलिए लोगों से संपर्क हुआ उनका। रानी माँ की तो यही नीति थी। देखिएगा, सोचिएगा। आज्ञा दीजिए। ओए, जरा रुक जा। जी? तू हमेशा युवराज के आगे पीछे क्यों करता है? जी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते हो। वो जरा कुछ बोले तो नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाते हो। देखिए, जो अच्छा है, बेहतर है, मैं बस हाँ बोलता हूँ। हाँ तो बोलना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन युवराज को हमारे हिस्से में भी थोड़ा आने दोगे कि नहीं? हाँ? तुम्हारे दोस्त वो कुछ दिन पहले हुए हैं, लेकिन हमारे जीजा पहले से ही हैं। जी बिल्कुल। हम उनकी तारीफ करने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनके साथ घूमने की कोशिश करें, तो क्या होने दोगे तुम? अरे, हमारी बहना आई है मायके, उन्हें चूड़ी और साड़ी का तोहफा नहीं दे पा रहे हैं, तो अब दे दीजिए। कैसे देंगे? ये दीवार बीच में होते हुए। देखिए, आप अखाड़ा खड़ा किया हमने, लेकिन वहां पर भी लंगोट पहन के हमसे पहले तू खड़ा। और एक बात बता, उन्हें हमारी हवेली आने के लिए समय नहीं, और तू किसानों के दरवाजे पे लेके जाते हो उनको। मैं? ये देख, वो युवराज हैं, उन्हें युवराज की तरह रहने दो। लोगों के आंगन तक पहुंचने लगे तो युवराज का मान मिलेगा क्या उनको? ऊपर से गांव वाले सर पर चढ़कर नाचेंगे सो अलग। देखिए, वो उनकी आदत है, स्वभाव है वो उनका, लोगों में घुलने मिलने का। वो युवराज हैं, उन्हें युवराज की तरह रहने दो। आगे पीछे मत करो, औकात में रहो, और कविता के लिए मुंह खोलो, कम बोलो। देखिए, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। ना दाने से ना पानी से मुझे आस शंभू राजा से। हाँ? जी, वो मेरे मित्र हैं, देवता है मेरे लिए, रसिक हैं, सरस्वती के पुत्र हैं, मैं उनका भक्त हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा होता है मुझे। वही पाव शेर की धूमधाम और शेर सुनसान, यही हालात चल रहे हैं सब। सुन ले कलश भाई, आखिरी बार बता रहा हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। अपना शेर पाव शेर संभालो, औकात में रहो। जी। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। ये बात मैं ध्यान में रखूंगा। हाँ। जो है सो है। ठीक है। महारानी जी, आज भी न्याय के लिए आए हुए लोग वापस गए, यह ऐसा चल रहा है। हाँ, मतलब महाराज जी दक्षिण मुहिम पर गए हैं, तब से सारे फैसले रुके हुए हैं। और ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। स्वराज्य में समय पर न्याय ना होना, ये तो बदनामी का कारण है। ऐसा होना सही नहीं है, परंतु इन मुकदमों का फैसला करेगा कौन? वही तो सवाल है। महाराज यहाँ नहीं है, युवराज श्रृंगारपुर में, और कुल मुख्तियार का मोहर और कटियार युवराज जी के साथ उधर हैं। अब इसका क्या उपाय है? यहाँ उपाय एक ही है। महारानी जी आपके होते हुए और कौन फैसला करेगा? हम? यानी कि काम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। महारानी जी, आप इसके बारे में सोचिए, हम सभी यही चाहते हैं। नहीं नहीं, हम फैसला करेंगे, ये बात हमें उचित नहीं लग रहा। और इसके अलावा क्या महारानी जी? हम चाहते हैं कि आप इन मुकदमों को श्रृंगारपुर ही भेज दीजिए, काम पूरे हो जाएंगे। पर एक ही फैसला करवा के क्या होगा? हाँ? पीछे पीछे एक और आ जाएगा। ऐसे और बहुत से फैसले रुके हुए हैं। तो फिर श्रृंगारपुर में राजधानी ले जाते हैं, वहीं जाकर सब बैठते हैं। कितना मजा आएगा माताश्री, हम सब चलेंगे वहाँ।
हम अपने दादा साहेब के साथ बहुत खेलेंगे, हरदम उनके साथ ही रहेंगे। राजधानी हिला देना या रायगढ़ छोड़कर जाना, ये उचित नहीं सुरनिस। तो हम क्या करें, आप ही बताइए। अगर हम आपको सुझाव दे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। सोचिए, कोई मार्ग तो निकालिए। हम कह रहे थे, मतलब ये पात्रता नजर आ रही है इसलिए बोल रहे हैं। राजा राम राजा ही न्यायदान करें। क्या? जी हाँ, ये विचार बिल्कुल बढ़िया है। अरे फिर खेलेगा कौन? और फिर बालराजे की उम्र ही क्या है, ये कैसे न्यायदान करेंगे? अजी महारानी जी, शंभू राजा ने पहला न्यायदान किया था, तब उनकी उम्र क्या थी? हाँ, परंतु कैसा है ना महारानी जी, मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं होती। आप बाल राजा जी पर जिम्मेदारी डालिए और फिर देखिए। पर युवराज को कैसा लगेगा? उन्हें क्या लगेगा? अगर ये युवराज न्यायदान करेंगे तो वो युवराज आनंदित ही होंगे, है ना मोरोपंत? जी हाँ महारानी जी, अब ज्यादा मत सोचिए। बाल राजा जी को शंभू राजे की जगह पर बिठा दीजिए। सूरज उग गया है सुनहरी किरण बिखेरते हुए, महाराज हमारे माए बाप रायगढ़ पर। युवराज शंभू राजा जैसे देवकी के कान्हा, जैसे हो यशोदा की गोद में रखा कृष्णा कान्हा। नमस्कार रानी जी। सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आपकी बेटी बहुत सुंदर गाना गाती है। ये सुबह के गीत बहुत अच्छे से गाती है। भगवान के दर्शन करते वक्त सुनती हूँ मैं। भैया का नाम हमेशा इनके गीतों में रहता है। युवराज शंभू राजे जैसे देवकी का कान्हा, यशोदा की गोद में रखा जैसे कृष्ण कान्हा। तुमने कविता बहुत ही अच्छी तरह से गाई। पूरा गोकुल आंखों में समाया। यशोदा, देवकी, यमुना नदी का पानी, यमुना नदी का पानी। माताश्री, यमुना जल। राजकुमार शंभू, इतने दुश्मन आपके पीछे, हर कदम पर संकट थे, फिर भी आप हमारे लिए यमुना का पानी लेकर आए। माताश्री, हम आपके लिए इतनी छोटी बात भी नहीं कर सकते हैं क्या? अरे बेटा सूर्या, अब मस्ती बंद करो, दूध पी लो। नहीं पीऊंगा। लेकिन क्यों? दूध पर मलाई होती है, मैं नहीं पीऊंगा मलाई वाला दूध। तुम्हारी भी युवराज जैसी आदत हो गई है। हाँ, क्या हुआ? किसने क्या कहा हमारी हिरणी को? युवराज, बोला नहीं उन्होंने, बल्कि गुस्सा हुए हम पर। कैसे गुस्सा किया? उन्होंने कहा कि फिर से दूध में मलाई नजर आई तो देखिएगा हम क्या करेंगे। मतलब रानी जी, शंभू राजे मतलब बिना माँ का बच्चा है वो। आप हमें आज एक वचन दीजिए कि उन्हें कभी दूर नहीं करेंगी। हमारा वचन है,
हम उनमें कभी भी फर्क नहीं करेंगे। बंटवारे की मांग वो करे और कर्नाटका आपको जाकर रहना है। बंटवारा वो मांगे और घर छोड़कर आप चले जाएं और आपको उसका बुरा भी नहीं लग रहा। आप एक पेड़ की तरह हैं। अगर काट दिए तो भी तेजी से बढ़ेंगे। जो आपको काटेगा या तकलीफ देगा उसे भी आप अपने बड़े दिल से माफ कर देंगे, है ना? माताश्री, आप शांत हो जाइए। एक तो भोलेनाथ और एक आप, क्या फर्क है आप दोनों में? कल फौज निकलेगी और हम राजकुमार को घोड़े पर सवार होकर फौज की अगवाई करते हुए देखेंगे। वो तो नहीं होगा और आपने ऐसा निर्णय ले लिया। हमें लेना पड़ा। और रानी जी, आपको क्या लगता है कि हमें बहुत खुशी हो रही है? दिल पर पत्थर रखकर ये निर्णय लिया है। महाराज, हमें आपकी राजनीति समझ में नहीं आती, पर एक बात सच है कि हर वक्त राजकुमार के सपने और उम्मीदों को कुचला ही जाता है। माताश्री, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए। शंभू भैया की याद आ गई ना? हाँ, आज यादें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलिए। चलिए। आप सोई नहीं अब तक? आज बाल राजा की यादें हमें बहुत सता रही है। हम इतने दिनों तक आज तक कभी उनसे दूर रहे ही नहीं। आपने देखा ना, जब हम जा रहे थे तब वो कैसे दौड़ कर आए थे हमारे महल में, वहीं सो गए। जाते समय वो बच्चा इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि जगाने का मन नहीं हुआ। जब पहली बार वो हमारे साथ श्रृंगारपुर आए थे तब वो कितने छोटे थे। गर्मी और इन बरसातों में स्वराज्य की ठंडी हवा, जब तक रानी माँ है यहाँ नहीं है किसी बात की चिंता। जब तक रानी माँ है यहाँ नहीं है किसी बात की चिंता। इतना लंबा सफर, लेकिन फिर भी वो थके नहीं। और उस नाचने वाली के सामने आप अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, ये भी उन्होंने ही बताया हमें। उन्हें बहुत प्यार है हम पर। बस एक ही रट लगाए रहते थे, दादा साहेब, दादा साहेब। ये सुख उन्हें तलवार सिखाना रह ही गया। ये सुख क्या उन्हें भी हमारी याद आती होगी?